डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स लायबिलिटी कि टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है और इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना है, जो कि इनकम टैक्स के स्कोप में ही आता है कि वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसको हम समझ सकते हैं कि वो यूके का रेजिडेंट है, और अगर वो यूके का रेजिडेंट हो तो उसके ऊपर यूके का टैक्स अप्लाई होगा। सो उसके लिए एक डिटेल्ड सेट ऑफ टेस्ट है जो कि हमें ये हेल्प करता है डिटरमिन करने में कि ये बंदा यूके का रेजिडेंट है या नहीं। स्टार्ट करते हैं जी इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस रेजिडेंस इशू कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नहीं। इसके लिए टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रेजिडेंस टेस्ट विच इज हेयर। और उसके बाद ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट होता है कि ज़ाहिर बात है अगर कोई बंदा ओवरसीज है, जो ओवरसीज टेस्ट हम उसका करेंगे, सर्टेन कंडीशंस होती हैं, देखा जाता है कि ये बंदा बाहर तो नहीं कहीं रहता, तो पहले ओवरसीज टेस्ट होता है। तो ज़ाहिर बात है अगर वो ओवरसीज टेस्ट उसका पास है तो ज़ाहिर बात है वो यूके रेजिडेंट नहीं है। तो एक प्रॉपर टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सारी कंडीशंस दिखाऊंगा इसकी, उससे ये समझ आ जाएगा आपको। देन जैसे ओवरसीज टेस्ट है वैसे ही ऑटोमेटिक यूके टेस्ट भी है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर एक इंडिविजुअल वो कंडीशन मीट कर लेता है तो फिर वो यूके का रेजिडेंट है। इसके अलावा एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि अगर कोई ऑटोमेटिक टेस्ट ओवरसीज में भी नहीं होता, ऑटोमेटिक यूके टेस्ट में भी नहीं आता, तो फिर देखा जाता है कि उसके यूके के अंदर कोई रिश्तेदारियां तो नहीं है, कोई अटैचमेंट्स तो नहीं है, उन्हें कहते हैं टाइज। तो हम देखेंगे कि टाइज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो वो सारा उसका एक टेस्ट है। फिर अगर वो टाइज प्रूव हो जाती हैं तो फिर यूके का रेजिडेंट वो कहलाता है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कितने कितने दिन वो यूके में स्पेंड करता है, तो उसके लिहाज से फिर उसको यूके का रेजिडेंट कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यूके का रेजिडेंट नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रेजिडेंसी टेस्ट के लिए एक छोटी सी डायग्राम आप लोग देखोगे। तो इस डायग्राम को पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हर टेस्ट को, जो कि ओवरसीज टैक्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो यूके का ऑटोमेटिक टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो टाइल्स का टेस्ट है वो क्या है। तो इसको जैसे ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड द होल थिंग कि ये है क्या, कि बंदा कैसे हम कहेंगे कि ये यूके का रेजिडेंट है या नहीं है। तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके जो एग्जाम में कुछ रेट्स वगैरह आपको शीट मिलती है उसमें भी इससे रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कौन सी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। तो ये एक इजी टेस्ट है, इसको इसकी डायग्राम को देख के परेशान नहीं होने की कोई मुश्किल चीज पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है, जैसे मैंने बताया, डज द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट, कि जो बंदा है वो ओवरसीज टेस्ट अगर उसने पास कर ली, या ये जाहिर बात है जब पास कर लिए टेस्ट तो ये मतलब होगा कि ये बंदा ओवरसीज है, यूके का नहीं है, बाहर का है कोई। तो फिर अगर यस हो गया तो क्लियरली वो यूके का रेजिडेंट नहीं है, नॉन यूके रेजिडेंट है। लेकिन अगर ओवरसीज टेस्ट उसका पास नहीं है, यानी उसमें जो कंडीशंस हैं वो मीट नहीं करता वो, तो फिर वो आगे आ जाएगा और हम कहेंगे कि ये तो यूके का रेजिडेंट है। फिर हम उससे पूछेंगे कि डज द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी ऑफ द ऑटोमेटिक यूके टेस्ट, तो फिर उसका यूके का टेस्ट होगा। तो अगर किसी बंदे का ओवरसीज टेस्ट है तो तब तो वो वैसे ही नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर ऐसा कोई टेस्ट में वो पास नहीं होता, जो कंडीशंस है मीट नहीं करता, तो फिर यूके का ऑटोमेटिक टेस्ट होगा। तो उसकी कंडीशंस हैं कि वो यूके का रेजिडेंट है कि नहीं, आगे जाके डिटेल में कंडीशंस देखेंगे। अगर वो उसमें पास हो जाता है, कोई भी कंडीशन मीट हो जाती है, तो फिर वो आपका यूके का रेजिडेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर ना वो ऑटोमेटिक ओवरसीज टैक्स में आया, यानी कि उसमें भी नहीं है वो भी उसने पास नहीं किया, जो ऑटोमेटिक यूके का टेस्ट है वो भी पास नहीं किया, तो फिर देखा जाएगा। अब जैसे आंसर आ गया कि अगर नो है तो फिर देखा जाएगा कि उसकी कोई टाइज तो नहीं है, उसके कोई अटैचमेंट्स तो नहीं है, कोई रिलेट तो नहीं करता वो सर्टेन चीजों से, तो उन्हें कहते हैं यूके के टाइज। जैसे कि कोई ब्लड रिलेशंस हो, कोई फैमिली मेंबर उसका वहां रहता हो, उसकी कोई अकोमोडेशन हो, तो ऐसी सारी चीजें डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एक डायग्राम नजर आ गई कि पहले ओवरसीज टेस्ट, फिर यूके का टेस्ट जो ऑटोमेटिक है, और फिर अगर ये दोनों नहीं होते पास तो फिर हम जाएंगे टाइज को देखेंगे कि उसकी कोई रिलेटेड तो नहीं है वो किसी तरह से यूके से, तो फिर वो डिटरमिन करेगा। तो अब जरा जो चीजें डिस्कस कर ली हैं इनको डिटेल में देखते हैं कि जो ओवरसीज टैक्स है,
जो ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट है उसकी क्या कंडीशंस है, लेट्स सी। तो ये अब स्टैट्यूटरी रेजिडेंस आ गया। तो अब अगर ये लिखा हुआ है जी कि अगर तो वो ओवरसीज हो गया तो जाहिर ही बात है फिर तो वो नॉन यूके रेजिडेंट है। और इसमें जो कंडीशन है वो मैं पढ़ देता हूँ। An individual who does not meet any of the automatic overseas tests will automatically be UK resident if they meet any of the automatic UK tests। तो अगर उसने नहीं मीट किया ऑटोमेटिक ओवरसीज और कोई भी कंडीशन मीट कर ली उसने जो यूके रेजिडेंट का टेस्ट है ऑटोमेटिक, तो फिर वो यूके का रेजिडेंट है। लेकिन an individual who has not met any of the automatic overseas tests nor any of the automatic UK tests will be UK resident if they meet the sufficient ties test। तो ये तीसरी चीज आ गई। तो पहले ओवरसीज, फिर यूके ऑटोमेटिक टेस्ट, और फिर ये सफिशिएंट टाइज वाली बात आती है अगर वो दोनों में फॉल नहीं करता। सो लेट्स सी, अब जरा इनकी डिटेल्स में चलते हैं। सो जो ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट है जी उसको जरा देख लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव हियर, the automatic overseas test must be considered first। जैसे कि डायग्राम में देखा, the automatic overseas tests treat an individual as non-resident in the UK in a tax year if that individual, पहली कंडीशन क्या है, spends less than 16 days in the UK in that tax year and was resident in the UK for one or more of the 3 previous tax years। तो ये कंडीशन ये है कि वो 16 दिन से कम टाइम गुजारता है यूके में और वो यूके का रेजिडेंट था पिछले 1 और मोर ऑफ द 3 प्रीवियस टैक्स ईयर्स, यानी कि पिछला जो भी टैक्स ईयर है उसका एक टैक्स ईयर है एक से ज्यादा 1 और मोर ऑफ द 3 प्रीवियस टैक्स ईयर। तो पिछले 3 टैक्स ईयर्स में से किसी एक टैक्स ईयर में या एक से ज्यादा टैक्स ईयर्स में, यानी कि 3 की कैटेगरी, तो उन तीनों में से किसी भी एक में या 2 में अगर वो यूके में था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बंदा है जो यूके छोड़ के जा रहा है। तो लिखा हुआ है कि ये इट इज समवन, टिपिकली समवन हु इज लिविंग द यूके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल उसने जो है यूके में जो दिन गुजारे वो 16 दिन से कम थे। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में हो। तो और पिछले कुछ सालों में वो यूके में रहा, पिछले 3 सालों में से 1 साल या 2 साल में वो यूके में रहा। तो वो ऐसा कोई है जो कि यूके में होता था और अब यूके छोड़ रहा है। तो ये चीज़ बताएगा कि ये ओवरसीज़ है। इसके बाद स्पेंड्स लेस देन 46 डेज इन द यूके इन दैट टैक्स ईयर। जो भी करंट रनिंग टैक्स ईयर होगा उसमें उसने 46 डेज से कम टाइम गुजारा है। अगर 46 डेज से ऊपर होता है तो फिर तो वो यूके रेजिडेंट हो जाएगा। स्पेंड्स लेस देन 46 डेज इन द यूके इन दैट टैक्स ईयर एंड वाज नॉट रेजिडेंट इन द यूके फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स, टिपिकली समवन हु इज अराइविंग इन द यूके। तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि पहले पिछले सालों में तो यूके का रेजिडेंट नहीं था, जैसे यहाँ पे लिखा है वाज नॉट रेजिडेंट इन द यूके फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स। तो वो क्या है जी, अगर तो वो यूके के अंदर टाइम गुजारता है स्पेंड्स लेस देन 46 डेज, तो फिर तो वो ओवरसीज में आ जाएगा, यूके का रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम गुजारता है और पिछले सालों में नहीं था यूके के अंदर, तो इसका मतलब है ये कोई ऐसा बंदा है जो अभी यूके में आया, हु इज अराइविंग इन द यूके किसी भी सिलसिले की वजह से, किसी भी काम के लिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट वन, वर्क्स फुल टाइम ओवरसीज throughout the tax year and does not spend more than 90 days in the UK during that tax year। तो अब ये एक ऐसा बंदा है जो कि नौकरी बाहर करता है और यूके में नौकरी नहीं करता, यूके में कोई काम नहीं करता, और एंड डज नॉट स्पेंड मोर देन 90 डेज इन द यूके, यानी कि उसकी नौकरी भी बाहर है और यूके में जो इसका है टाइम वो 90 दिन से ज्यादा नहीं है, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा कि जो ओवरसीज है, यूके का रहने वाला नहीं। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं ये आपका ओवरसीज ऑटोमेटिक टेस्ट है। इसके बाद देखते हैं जो ऑटोमेटिक यूके टेस्ट है कि जो बंदा इन कंडीशन पे पूरा उतरता है किसी भी कंडीशन पे वो समझा जाएगा कि यूके के अंदर रहता है। इफ वन ऑफ द ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट आर मेट, then the automatic UK tests are considered।
वो लिखा है इफ नन ऑफ द ऑटोमेटिक, अगर कोई भी ओवरसीज वाला टेस्ट नहीं मीट हुआ तो फिर जाहिर बात आप देखा जाएगा कि यूके के जो ऑटोमेटिक टेस्ट हैं उस पे ये पूरा उतरता है कि नहीं। द ऑटोमेटिक यूके टेस्ट treat an individual as UK resident in the tax year if that individual, one of the conditions, spends 183 days or more in the UK during that tax year। तो अगर कोई बंदा किसी साल में, किसी टैक्स ईयर में 6 ऑफ अप्रैल से 5 ऑफ अप्रैल में 183 डेज रहता है यूके के अंदर या इससे ज्यादा, तो फिर वो यूके का रेजिडेंट है। हैज अ होम इन द यूके एंड नो होम ओवरसीज, तो उस बंदे का घर है यूके के अंदर लेकिन यूके से बाहर कोई घर नहीं है उसका, तो ये कंडीशन मीट हो जाए तो भी समझेंगे कि यूके का रेजिडेंट है। वर्क्स फुल टाइम इन द यूके ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, तो वो यूके में ही नौकरी करता है, पूरा मतलब फुल टाइम वर्कर है यूके के अंदर, तो तब भी कंसिडर किया जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो यूके का रेजिडेंट है। तो अब ये हुआ कि ना तो वो ऑटोमेटिक ओवरसीज में आता है, ना वो ऑटोमेटिक यूके टेस्ट में आता है। तो फिर अब देखा जाएगा कि सफिशिएंट यूके टाइज टेस्ट, इसको देखा जाएगा, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, ये तीसरी कंडीशन है। इफ द इंडिविजुअल मीट्स none of the automatic overseas tests and none of the automatic UK tests, the sufficient ties test must be considered। तो अब ये क्या है, ties होती क्या है? The sufficient ties test compares the number of days spent in the UK and the overseas of connection factors और ties to the UK। जैसे मैंने कहा कोई रिलेटेड चीजें हों, उसका कोई कनेक्शन हो यूके के साथ, तो वो देखा जाएगा। तो अब कनेक्शन किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। An individual who was not UK resident in any of the previous 3 tax years, कोई ऐसा बंदा जो नहीं था यूके का रेजिडेंट, लेकिन क्या है जी उसका जो पहली टाई है उसकी, यानी कि उसका जो रिलेशन है, जिस तरीके से वो यूके से किसी भी तरीके से रिलेटेड हो सकता, तो पहली कंडीशन है यूके रेजिडेंट क्लोज फैमिली, एग्जाम्पल स्पाउस, सिविल पार्टनर, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 बट नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो स्पाउस वगैरह, सिविल पार्टनर, ऐसे बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, लेकिन इसमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते। अवेलेबल यूके अकोमोडेशन इन विच द इंडिविजुअल स्पेंड्स एटलीस्ट 1 नाइट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो कोई घर है उसका और वो उसमें रहता है आके कम से कम 1 नाइट। सब्सटेंटिव यूके वर्क, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यूके में उसका कोई इंपॉर्टेंट बड़ा काम है या वो नौकरी करता है या वो उसके कोई बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं बिजनेस को। मोर देन 90 डेज स्पेंट इन द यूके इन आइदर और बोथ ऑफ द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स, तो वो यूके में रहा है किसी एक साल में 90 दिन से ज्यादा, या और बोथ ऑफ द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स, तो ये भी हम लिखेंगे कि उसका कोई ना कोई रिलेशन है, कोई वो रिलेटेड है यूके के साथ, तो ये यूके टाइज हैं। तो ये 4 यूके टाइज हो गए। अब आगे आ गया, an individual who was UK resident in any of the previous 3 tax years, typically someone who is leaving the UK, must also determine whether any of the ties in A to D above apply, plus whether an additional tie applies। तो ऐसा बंदा जो यूके छोड़ के जा रहा है, तो वो ये देखेगा कि किसी तरह से वो रिलेटेड तो नहीं है, ये जो 4 कंडीशंस हैं, और एक और एक्स्ट्रा आ गई, प्रेजेंट इन द यूके एट मिडनाइट for the same or more days in that tax year than any other country, यानी कि उसका जो यूके में टाइम स्पेंड हुआ किसी और मुल्क के मुकाबले में वो बराबर था या ज्यादा दिन उसमें यूके में स्पेंड किए, तो ये भी एक टाई बन जाएगी। स्पेशली उस बंदे के लिए जो कि यूके से जा रहा है, पहले यूके में था और अब वो यूके से जा रहा है, तो ये कंसिडर किया जाएगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन मीट होती है तो तब भी वो यूके का रेजिडेंट कंसिडर होगा। अब डेज स्पेंड इन द यूके का मतलब क्या है, ये एक टेबल है और ये टेबल आपको मिलेगा एग्जाम में। लेस देन 16 डेज स्पेंट हैं, तो अगर तो वो पहले रहने वाला था तो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ओवरसीज वाले में, ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट। नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट, ऑटोमेटिकली नॉट यूके रेजिडेंट। ओके,
अब between 16 to 45 days, resident if 4 UK ties or more, automatically not UK resident. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है वो इस टेबल में एक्सप्लेन हुई भी है. 46 से 90 days है resident if 3 UK ties or more, resident if 4 UK ties. अब वो जो ties हैं उनमें से कोई 3 हो या 4 हो तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं रिगार्डिंग कि वो पहले यूके में था या पहले यूके में नहीं था और डेज के लिहाज से. तो टेबल इस तरह से चल रहा है. लेकिन अगर वो बिटवीन 91 डेज से 120 दिन में रहा है और वो पहले यूके में रेजिडेंट था तो कितनी टाइज देखी जाएंगी. रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा अगर 2 टाइज हैं उसकी या ज्यादा. रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा अगर जो कि पहले नहीं यूके में रहता था. तो रेजिडेंट होगा इफ 3 यूके टाइज और मोर. अगर उसका स्टे है 121 डेज से 182 डेज तक तो रेजिडेंट इफ 1 यूके टाई और मोर. अब ये उसका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है तो टाइज की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है तो ये रेजिडेंट होगा. और अगर पहले रेजिडेंट नहीं था तो 2 यूके टाइज हो तब जाके वो रेजिडेंट कंसिडर होगा. और अगर वो 183 डेज या इससे ज्यादा रहा है तो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट. ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट ये मैटर नहीं करता कि वो पहले रेजिडेंट था कि नहीं था. तो ये टेबल है. तो ये टेबल जो चीजें हमने पहले पढ़ी हैं उससे रिलेटेड है और समझा जा सकता है. ये टेबल हमें एग्जाम में मिलेगा. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. तो जो इंफॉर्मेशन हमने अभी देखी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने देखे हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन कैसे है. सो हियर इज दिस ये इंडिविजुअल जेम्स spent 40 days in the UK during the tax year 2019-20. एग्जाम्पल है, कोई सा टैक्स ईयर ले लिया. इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई लेटेस्ट टैक्स ईयर हो. तो ये टैक्स ईयर फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की एग्जाम्पल है, कोई बंदा रहता था और एंड ही स्पेंट 40 days in the UK during the tax year 2019-20. He had not previously been resident in the UK. James did not work during 2019-20. तो ये ऐसा बंदा है जो यूके में पहले नहीं रहा और इसने जो इसका पीरियड है वो भी 40 डेज है, जो कि रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ी है कि वो 46 डेज होने चाहिए. तो ये जरा देख लेते हैं इसका कि इसका सोल्यूशन क्या है. तो ये यूके का रेजिडेंट नहीं होगा. तो ये ऐसा बंदा है जो यूके में अभी आया है क्योंकि पिछले टैक्स ईयर्स में नहीं था. He satisfies one of the automatic overseas tests since he spent less than 46 days in the UK in 2019-20 and was not resident in the UK for any of the previous 3 tax years. James is therefore not UK resident for the tax year 2019-20. तो अब जो भी टैक्स ईयर चल रहा होगा उसमें उसको जो दिन स्पेंड करने हैं वो 46 डेज हैं. तो ये जो इंडिविजुअल है जेम्स, ये 40 दिन रहा है तो इसलिए ये यूके का रेजिडेंट कंसीडर नहीं होगा. इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें. इसमें अगर इसमें आप देख भी सकते हो कि जो हमने टेस्ट पढ़ा था ओवरसीज वाला, उसमें जो डीएससी कैटेगरी है तो जो उसमें फॉल करता है ये ऐसा बंदा है जो अभी यूके में आ रहा है. तो अगर ये 46 डेज या ज्यादा होता तो ये यूके का रेजिडेंट कंसिडर होता, लेकिन चूंकि इसके दिन कम है इसलिए यूके का रेजिडेंट नहीं है. एग्जाम्पल 2 है जी. ये एक और इंडिविजुअल है. कैरोलाइन had previously been resident in the UK before she arrived on 6th of April 2019. तो ये पहले यूके में ही थी. had not previously been resident, sorry, ये पहले यूके में नहीं थी लेकिन ये आ गई इस टैक्स ईयर में. she arrived on 6th of April 2019. She spent 60 days in the UK during the tax year 2019-20. तो ये अब बात आ गई 46 डेज से ज्यादा हो गया. She did not work during 2019-20. Her only home during 2019-20 is in the UK. तो अब ये this is one of the जो इसके यूके के ऑटोमेटिक टेस्ट है उसमें ये उस कंडीशन को मीट करती है कि इसका और कोई घर नहीं है, इसका एक ही घर है जो यूके में है. तो ये यूके की रेजिडेंट है. Caroline is arriving in the UK. She does not satisfy any of the automatic overseas tests since she spends 46 days or more. एक तो ये हो गया. And does not work overseas. She satisfies one of the automatic UK tests since her only home is in the UK. Caroline is therefore UK resident for the tax year 2019-20. Okay. तो ये 2 एग्जांपल्स हमने देख ली. तो बिल्कुल इसी तरह के सिनेरियोज एग्जाम में आएंगे तो आप उनको देख सकते हो. अब अगर कोई इंडिविजुअल
यूके के रेजिडेंस टेस्ट में आ जाता है और वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो क्लियरली वो जो कुछ कमाएगा उसके ऊपर यूके का टैक्स लगेगा, वो चाहे यहाँ कमाए, यूके में कमाए, जब बाहर कमाए। एन इंडिविजुअल हु इज यूके रेजिडेंट इज टैक्स्ड ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम। कहीं पे भी कुछ भी कमाता है उसके ऊपर यूके का टैक्स लगेगा। Generally, a UK resident is liable to UK income tax on their UK and overseas income, whereas a non-UK resident is liable to UK income tax only on income arising in the UK. Okay? तो जो बंदा यूके का रेजिडेंट नहीं है, तो वो सिर्फ उसके ऊपर यूके का टैक्स लगेगा ओनली ऑन इनकम अराइजिंग इन द यूके। वी डील विद द कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इसके अलावा जो एक और टेस्ट है जिसको हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, कैपिटल गेन टैक्स, वो आगे जाके लेटर टेक्स्ट में कवर करेंगे। तो ये कंक्लूड होगा हमारा सेशन जिसमें हमने रेजिडेंसी के इशू को डिटेल में डिस्कस कर लिया, जो टेस्ट वगैरह थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आप जब आप क्वेश्चंस करोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस आएंगी, तो यू विल सी कि आप उसमें इनको अप्लाई कर सकते हो टेस्ट को।